हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट डाउन मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड राइट द डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ क्लाइंट। हमें यहाँ पे जो अस्थमा है उसकी मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट को बताना है और डिस्चार्ज प्लानिंग भी यहाँ पे हमें क्लाइंट की बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं अस्थमा के, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा ब्रोंको डायलेटर या बीटा एगोनिस्ट। इसमें जो ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स हम दिए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, साल्ब्यूटामोल आता है, अल्ब्यूट्रोल आता है और फीमोट्रोल आता है। नेक्स्ट आ जाती है जेंथिन डेराइवेटिव्स होती है, जिसमें थियोफाइलिन आती है, एमिनोफाइलिन आती है और डेरिफिलिन आती है। फिर थर्ड ड्रग्स आ जाती है एंटी कोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, जिसमें एंटी प्लाज्मोडियम एक्शन हमें बताती है और इसके एग्जाम्पल में इप्राट्रोपियम आती है और एट्रोपाइन सल्फेट आती है, जो नेबुलाइजर की तरह हम इसमें यूज़ करते हैं। नेबुलाइजर मशीन से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट ड्रग में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक यहाँ पे रिस्पॉन्स देती है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं मेथिल प्रेडनिसोलोन आती है, प्रेडनिसोलोन आती है और बीटा मैथोसोन आती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है ल्यूकोट्राइंस आती है, ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें कौन कौन सी आती है, मोन्टुलोकास्ट आती है और जेफ्रिलोकास्ट आती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं, दे स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। ये मास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं, जिसमें एग्जाम्पल में क्रोमलियोल सोडियम आती है। फिर हम देख लेते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर अटैक। जब सीवियर अटैक आता है अस्थमा को, तो उस टाइम में हमें क्या क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट आ जाएगा ऑक्सीजन थेरेपी फॉर हाइपोक्सिया। हमें हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाएगा नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडाइलेटर। जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है उससे हमें क्या करना है, नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करना है, जैसे अल्ब्यूट्रोल और इप्राट्रोपिन से। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन्स देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देना है। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के टाइम में हमें मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जैसे इफ़ रेस्पिरेटरी फेलियर अकर्स, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यहाँ पे देना है पेशेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाता है लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइटरी मैनेजमेंट। हमारा ये मेडिकल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद में हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एडवाइस करनी है, एक्सरसाइज के लिए बताना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उसको ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, किस तरीके से उसको स्टेरॉइड और ब्रोंकोडाइलेटर का यूज़ करना, हमें सब उसको एडवाइस करना है। फिर हमें क्या करना रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, जिसमें हमें नर्सिंग डायग्नोसिस हम बता रहे हैं, आप नर्सिंग केयर प्लान, इसमें 2 नर्सिंग केयर प्लान को बना लीजिएगा। फर्स्ट आ जाएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेशन थिक म्यूकस। क्या होता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो एयरवे होता है वो क्लियर नहीं होता है, और किस कारण से क्लियर नहीं होता है, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है और म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे थिक म्यूकस वहाँ पे जम जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्ट्राडोडो सप्लाई, ब्रोंकोस्पाज्म, एयर ट्रैपिंग एंड एल्वोलर डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसका एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है ब्रोंकोस्पाज्म के कारण। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैट बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शन, डिसएपनिया एंड एनोरेक्सिया। यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में हम न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, रिलेटेड टू क्या हो रहा है, स्पूटम प्रोडक्शन के कारण, डिसएपनिया के कारण और एनोरेक्सिया के कारण। डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ अस्थमा क्लाइंट। अस्थमा क्लाइंट में हमें क्या क्या डिस्चार्ज प्लानिंग है, तब हमें डिस्चार्ज करना है। फर्स्ट आ जाएगी मेडिकेशन मैनेजमेंट। हमें डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, सारे मेडिकेशन पेशेंट को समझाना, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना कि किस तरीके से नहीं यूज़ करना है, और जब तक पेशेंट अच्छे से ठीक ना हो जाए उसका डिस्चार्ज हमें नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अस्थमा एक्शन प्लान। जो अस्थमा का एक्शन प्लान है वो हमें पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को समझाना है, ट्रिगर को अवॉइडेंस करना है, सिम्टोमेटिक मॉनिटरिंग उसको प्रोवाइड करनी है, पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग अस्थमा, और अगर अस्थमा का एपिसोड्स आता तो उसको किस तरीके से वह कम करे और उस टाइम में इमरजेंसी को वह मैनेज करे। फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉलोअप केयर। हमें पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताना, उसको फॉलोअप केयर लेने के लिए आना है। फिर आ जाएगा होम एनवायरनमेंट टिप्स। हमें उसको देनी है कि क्या क्या वो होम में टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे वह अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।